चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। एक सवाल हम करेंगे, हमको पक्के का मकान बनाना है, ठीक है, लेकिन ईंट नहीं है, बनेगा क्या? ठीक है। उसी तरह से जब हम व्याकरण पढ़ते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, तो लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच एक प्रकार का ईंट का कार्य करती है, ठीक है ना। और उसी ईंट को जोड़ते जोड़ते हम क्या बनाते हैं? दीवार बनाते हैं, दीवार खड़ी करते हैं, फिर आगे छत होता है, ठीक है ना। तो विशेष रूप से तुमको ध्यान रखना है कि इसके बगैर हम जिस प्रकार ईंट के बगैर हम दीवार या दीवार नहीं खड़ा कर सकते, उसी प्रकार शब्द के बगैर हम वाक्य को खड़ा नहीं कर सकते। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ईंट के बगैर संभव नहीं है, ठीक है। तो वाक्य जब क्रिएट करेंगे तो वाक्य क्रिएट करेंगे तो हमको किसकी जरूरत पड़ रही है? शब्द की जरूरत पड़ रही है। और शब्द क्रिएट करेंगे तब किसकी जरूरत पड़ेगी? शब्द क्रिएट करेंगे तब अक्षर की जरूरत थी या अक्षर की जरूरत पड़ती है। अर्थात शब्द बनाने के लिए हमको अक्षर चाहिए, ठीक है ना, और वाक्य बनाने के लिए शब्द चाहिए, ठीक है। और कहानी, पैराग्राफ, निबंध या कोई चीज़ हमको ज़्यादा सेंटेंसेस का जिसमें प्रयोग करना पड़ता है, तब हमको क्या चाहिए? वाक्य चाहिए, ठीक है ना। तो शब्द के बगैर हम अंग्रेजी की कल्पना भी नहीं कर सकते या किसी लैंग्वेज की। आप हिंदी ही पढ़ते हैं और हिंदी में जब हिंदी भी पढ़ने बैठते हैं तो बहुत ऐसे सारे शब्द आते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, तो उसमें आपको शिक्षक का सहारा लेना पड़ता है कि इसका क्या अर्थ हुआ, ठीक है ना। जितना हम शब्द भंडारण करेंगे लैंग्वेज उतनी सस्ती और सरल होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो अंग्रेजी में भी अगर हम शब्द भंडारण नहीं करते हैं, शब्दों को ठीक से नहीं समझते हैं, तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि हम अपना वाक्य क्रिएट कर सकते हैं। और आपके अंदर में जो एक्सप्रेशन है बिना शब्द के हम बोल सकते हैं क्या? बोलेंगे शब्द मत बोलो लेकिन एक्सप्रेस करो, तो हाथ हिलाएंगे, लाइक ए डम, इशारा मारेंगे। शब्द नहीं बोलना है तो इशारा मारेंगे, तो क्या हो गए? गूंगे की तरह, ठीक है। तो ये क्या करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे शब्द के प्रकार को आपको बताता है कि शब्द होता क्या है, शब्द को हम किस प्रकार यूज करते हैं, शब्द को हम कैसे जानते हैं। अगर शब्द को जानना होगा तो हमें किसको जानना पड़ेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो पहला प्रश्न ही है व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरा इसी में लगा हुआ अथवा व्हाट डू यू मीन बाय द पार्ट्स ऑफ स्पीच, अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप क्या समझते हैं या तुम क्या समझते हो। क्लियर है? अब यहां पर क्या है, अंग्रेजी भाषा में खास करके जो हम लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं सभी शब्दों को 8 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांट दिया गया है। यही 8 भेद क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। क्लियर है? शब्दों के जो 8 भेद हैं, इन्हीं 8 भेदों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जबकि हम मॉडर्न वे से पढ़ेंगे तो शब्द के कुछ और भेद हैं। ये ट्रेडिशनल वेज है, मतलब परंपरागत तरीके से जो व्याकरण अभी तक चलते आया है, ठीक है ना। तो परंपरागत तरीके से जो बंटवारा वर्ड्स का हो रहा है वो 8 भेद में बांटा गया जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन अगर मॉडर्न वेज में आएंगे तो मॉडर्न वेज में शब्द के कितने भेद हैं? 14। उसकी भी चर्चा करेंगे आगे, ठीक है ना। अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे और इसको क्रमशः याद रखना है सबको, ठीक है ना। अब इसमें से कौन कौन से आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में? पहला आ जाता है नाउन्स, जिसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। दूसरा आ जाता है प्रोनाउंस, जिसको हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। तीसरा आ जाता है वर्ब्स, जिसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। फिर चौथा आ जाता है एडजेक्टिव्स, विशेषण इसको बोलते हैं। एडवर्ब्स, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशंस, संबंध सूचक अव्यय। अब यहाँ पर आता है अव्यय क्या हुआ सर? अव्यय का अर्थ हुआ शब्द।
मतलब शब्द बोलो या अव्यय बोलो, बात एक ही है। क्लियर है? कंजक्शंस, संयोजक, अव्यय, और इंटरजेक्शंस, विस्मयादि बोधक शब्द। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं सबका डेफिनेशन। पहला हमको क्या देखना है? नाउन्स के बारे में। नाउन्स के बारे में सबको पहले से पता है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड द नाउन्स। अगर इसको हम बड़ा करके बोलेंगे तब क्या लिखेंगे? इसको थोड़ा सा बड़ा, तो हम सोच रहे हैं कि एक लाइन इसमें हम हटाते हैं, ठीक है? नाउन्स आर द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, और थिंग्स। इंग्लिश में हम इस परिभाषा को भी बोल सकते हैं, क्या लिखे? नाउन्स आर द नेम ऑफ पर्सन्स, अर्थात नाउन किसको बोलते हैं? व्यक्ति के नाम को, प्लेसेस जगहों के नाम को, थिंग्स वस्तुओं के नाम को। लेकिन और इसमें हो सकता है, लेकिन ये तीन शब्द प्रायः हम लोग डेफिनेशन में जोड़ कर बोलते हैं, जो या नेमिंग वर्ड्स बोलो या नीचे वाला नाउन्स आर द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स बोलो। क्लियर है? ठीक है ना? अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या व्यक्ति के नाम नाउन है? बिल्कुल है। जगह के नाम नाउन है? बिल्कुल है। स्थान के नाम या वस्तु के नाम नाउन है? बिल्कुल है। ठीक है ना? अब जब इसका कैटेगराइज करेंगे कि नाउन के कितने भेद हैं, उसको भी देखेंगे आगे। ठीक है ना? शॉर्ट में इसको हम जान सकते हैं कि नाउन के भी कितने भेद बांटे गए हैं? 5 भेद। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस प्रकार से हम उसको अलग अलग बांटे हैं। अभी उसकी चर्चा करेंगे, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा लेंदी हो जाएगा। ठीक है ना? इसको अभी ध्यान रखना। आगे है प्रोनाउंस। अभी हम लोग 8 भेद के पर्सनल डेफिनेशन की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, डिटेल्स में नहीं जाएंगे। डिटेल्स में जब हम ट्रांसलेशन में आएंगे, उसका यूज सिखाएंगे, तब आपको सिर्फ हिंट कर देंगे, देखो यहाँ पर ये वर्ब्स था, ये प्रोनाउंस था, ये एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स था। तो प्रोनाउंस की क्या परिभाषा दी गई है? वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन और इन द प्लेस ऑफ नाउन्स। यहां पर क्या करेंगे? इसको प्लुरल कर देंगे। वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स। जब हम नाउन्स का रिपीटेशन करते हैं, बार बार एक ही चीज, उसका रिपीटेशन हटाने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउंस कहलाएगा। तो परिभाषा क्या कह रहा है कि संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले उपयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम किया जाता है। ठीक है ना? अगर राम राम बोल रहे हैं तो राम के बदले जिसका प्रयोग करेंगे, जैसे वह करेंगे, उसका करेंगे, तो वह क्या हो जाएगा? उसे करेंगे, तो प्रोनाउंस हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे है वर्ब्स क्या है। यहां पर परिभाषा लिखा हुआ है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड द वर्ब्स। काम या कार्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहा जाता है। एक परिभाषा इसमें और है, वर्ड्स विच आर यूज्ड टू शो द एक्शन और द स्टेट ऑफ बीइंग डन आर कॉल्ड द वर्ब्स। क्या अर्थ हुआ? जिन शब्दों से या जिस शब्द से किसी काम या कार्य का करना या होना समझा जाए वे क्रिया कहलाते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए वे क्या कहलाएंगे? वर्ब्स कहलाएंगे, क्रिया कहलाएंगे। और ध्यान रखना, क्रिया इतनी महत्वपूर्ण है कि क्रिया के बगैर हम किसी वाक्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वर्ब्स आर कंसिडर्ड एज द सोल ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है ना? क्रिया को किसी वाक्य का आत्मा कहा जाता है। ठीक है ना? ये है तभी वाक्य है, अन्यथा नहीं। ठीक है ना? जैसे हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे स्लैंग्स बोलते हैं जिसमें वर्ब्स नहीं होता है और उसको वाक्य मानते हैं, लेकिन जो व्याकरण की दृष्टि से या ग्रामर के पैटर्न के आधार पर वे वाक्य गलत होते हैं। जैसे हैप्पी न्यू ईयर वाक्य के रूप में है,
लेकिन यह प्योर वाक्य नहीं है, चूंकि इसमें क्यों क्रिया नहीं है। हैप्पी एडजेक्टिव है, फिर न्यू, ठीक है ना, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो उसका हिंदी यूज करते हैं, लेकिन क्रिया उसमें है ही नहीं। हैप्पी न्यू ईयर, कोई क्रिया नहीं है, न उसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स है, न प्रिंसिपल वर्ब्स है, न उसमें ट्रांजिटिव है, न इंट्रांजिटिव है, न लिंकिंग है, न नन लिंकिंग है, ठीक है, न फिनाइट है, न नन फिनाइट्स है, कहीं से कोई भी क्रिया उसमें नहीं है, तो वाक्य नहीं हो सकता है। तो वो लेकिन स्लैंग्स है, हैबिचुअली हम वाक्य को शॉर्ट करके बोलने लगे हैं तो उसको भी मान लिया, लेकिन व्याकरण के तौर पर या व्याकरण के आधार पर उसको तोलेंगे तो दे आर नॉट सेंटेंसेस। इस तरह के वाक्य सेंटेंसेस नहीं हो सकते, है ना। अगर इसी वाक्य को बोलेंगे आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ये बोलेंगे तो ये प्योर वाक्य है, समझ में आ गया, है ना। जैसे गुड मॉर्निंग बोलते तो वैसे ही है, वो भी वाक्य नहीं है, वर्ब नहीं है। आई विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग, देखो अब उसी चीज़ को हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना, आई विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग, ये 100% करेक्ट और देख सुनने में भी अच्छा लग रहा है ना। आई विश यू वेरी गुड आफ्टरनून सर, ठीक है। इसमें आई विश शब्द जो लगा वो क्रिया है, समझ में आ रही है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अर्थात क्रिया के बगैर वाक्य की कल्पना नहीं है। अब लेकिन क्रिया का जब खंडन करते हैं तो बहुत सारे भेद आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मल जो उसका बेस क्रिया है वो दो प्रकार से आते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब्स और एक प्रिंसिपल वर्ब्स, ठीक है ना। सहायक क्रिया और प्रधान क्रिया। सहायक क्रिया में कितनी संख्या में आते हैं? 24, ठीक है ना, एक बार हम लिखाए भी थे, ठीक है ना। सहायक क्रिया में कितने आते हैं? 24। और प्रिंसिपल वर्ब में 5 रूप उसके आते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। जैसे इधर तो ईज आरंभ से शुरू होगा, शैल विल होते हुए यूज्ड नीड डेयर तक पहुंच जाएगा, तो इसकी संख्या 24 हो जाएगी। लेकिन अगर उधर हम यूज करेंगे तो वर्ब 1 से होता हुआ कहाँ तक पहुंचेगा? वर्ब 5 तक पहुंचेगा, ठीक है ना। सहायक क्रिया मतलब क्या? जो वाक्य के पैटर्न को मीनिंगफुल बनाए, कोई वाक्य अधूरा है तो उसको पूरा कर दे, वो सहायक क्रिया हो जाएगी। और प्रिंसिपल वर्ब क्या है? प्रिंसिपल वर्ब प्रधान क्रिया होते हैं जो वाक्य के पूरे अर्थ को क्लियर करता है, खास करके टेंस के पैटर्न को, ठीक है ना। टेंस का जो पैटर्न है वो सारे टेंस के पैटर्न को प्रिंसिपल वर्ब्स उसको क्लियर करता है। तो वर्ब की हम चर्चा कर रहे थे कि वर्ब के बगैर हम वाक्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, जिसके बाद बताए ऑक्सिलरी वर्ब किसको पूरा करता है? वाक्य के अर्थ को पूरा करने में मदद करता है, और प्रिंसिपल वर्ब टेंस के पैटर्न को पूरा करता है, ठीक है ना। तो आगे हम देखेंगे एडजेक्टिव्स, ठीक है। एडजेक्टिव्स को भी हम क्विक में डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? डिस्क्राइबिंग और क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड द एडजेक्टिव्स। ये डिस्क्राइबिंग और क्वालिफाइंग क्या है, ठीक है ना। अब कोई भी नाउन लो तो नाउन ऊपर पर है, नेमिंग वर्ड्स है ना। जैसे मोहन लिए एक नाउन है, नेमिंग वर्ड्स में नेम ऑफ पर्सन आता है ना। एक मोहन को ले लो, मोहन के बारे में अब कुछ भी उसको डिस्क्राइब करो। मोहन अच्छा है, मोटा है, पतला है, नाटा है, इंटेलिजेंट है, कुछ भी बोलो, उसके बारे में जो चीज़ बोल रहे हैं और जिस शब्द से बोल रहे हैं उनको दिखा करके जो भी शब्द हम बोल रहे हैं वो सारे शब्द एडजेक्टिव हैं। अब दूसरा और छोटा सा पहचान, कोई भी नाउन लेते हैं, जैसे कलम ले लेते हैं, कलम के बगल में कलम से पहले कुछ भी लगा देंगे खास करके, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउन, वही नाउन के सिस्टम में भी या तो उसके बारे में डिस्क्राइब हो रही है या उसके बगल में आकर उसको फोकस कर रहा है। नाउन जैसे पेन लिए, लाल पेन, तो
तो पेन के बारे में क्या बोला जा रहा है? लाल। तो लाल शब्द किसके लिए आया है? पेन के क्वालिटी के लिए आया, ठीक है ना, समझ में आ रही है। और इस तरह से जितने भी नंबर्स हैं खास करके, या वो कार्डिनल हो या ऑर्डिनल नंबर्स हो, सारे नंबर्स भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं। यहाँ तक कि जो बोलते हैं आर्टिकल्स भी वस्तुतः एडजेक्टिव्स ही हैं। अगर पूछ दे कि दिस इज ए पेन, ठीक है ना, दिस इज अ पेन, तो पेन के पहले क्या लगा? अ। तो पूछेगा अ इसमें क्या है? तो सब बोलेगा आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स क्या है? एडजेक्टिव्स, ठीक है ना। और एडजेक्टिव्स के रूप में वो डिटर्मिनर्स का कार्य करती है। जितने भी डिटर्मिनर्स हैं सारे एडजेक्टिव्स ही हैं। आगे पढ़ेंगे उसको, समझ में आ गया। नाउन के बारे में कुछ भी कहने वाला शब्द, कुछ भी डिस्क्राइब करने वाला शब्द क्या होगा? एडजेक्टिव्स होगा। वैसे एडजेक्टिव्स बोलते हैं, ये भी गलत होता है, एडजेक्टिव्स, लेकिन अभी हम लोग एडजेक्टिव्स ही बोलेंगे। इसकी चर्चा अभी गलत, जैसे हम लोग सीखते आए हैं अभी वैसे ही सीखेंगे। जब करेक्शन की बात आएगी तब हम लोग उच्चारण पर ध्यान देंगे आगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे है एडवर्ब्स। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहता है? वर्ड्स विच आर यूज्ड टू क्वालिफाई द वर्ब्स अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच और अनदर एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। वैसे सब जो किसी क्रिया या पार्ट्स ऑफ स्पीच के, अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी की भी विशेषता बतलाए, कोई भी, यहां तक कि क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाए, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले फोकस किसको कर रहा है? वर्ब्स को। वर्ब्स की विशेषता बतलाने वाला शब्द है ना। जैसे दौड़ना, धीरे धीरे दौड़ना। कैसे दौड़ना? धीरे धीरे दौड़ना। खाना, धीरे धीरे खाना। तो धीरे धीरे जो शब्द लगा किसकी विशेषता बतलाया? क्रिया का। तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या हो गया? एडवर्ब्स हो गया। क्लियर है ना। जैसे मैंने एक पत्र लिखा। अब लिखना शब्द के बारे में कुछ भी हम बोलेंगे, जैसे मैंने सुंदर ढंग से एक पत्र लिखा, तो सुंदर ढंग जो हो गया एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे है छठा, प्रीपोजिशंस। इसका शॉर्ट में वैसे बनेगा तो शोइंग रिलेशनशिप, संबंध दिखलाने वाले शब्द। वर्ड्स शोइंग रिलेशनशिप, इससे भी हो जाएगा काम। वर्ड्स शोइंग रिलेशनशिप आर कॉल्ड द प्रीपोजिशंस। लेकिन यहां पर दिए हैं वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर नाउन्स और प्रोनाउंस। क्योंकि प्री लगा हुआ है तो प्री को भी डिफाइन करना है। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति। वैसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले स्थापित हो और उनके बीच में अपना संबंध जाहिर करे, वो प्रीपोजिशंस हो जाएगा। यहां पर दिए हैं, क्या लिखे हैं? वैसे शब्द जिसका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले हो और वाक्य में उसका संबंध किसी अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता हो, वे संबंध सूचक अव्यय कहलाएंगे, ठीक है ना। जैसे हम यूज करते हैं आई वॉज एट होम, मैं घर पर था, एट होम, ठीक है। सी इज वीपिंग इन हर रूम, इन हर रूम, इन लगाए, ठीक है ना। आई हैव जस्ट कम फ्रॉम मार्केट, तो फ्रॉम जो लगा क्या है? प्रीपोजिशन, ठीक है। अब है कंजक्शन। जंक्ट शब्द जिसमें भी लगे उसका मतलब जोड़ना, ज्वाइन करने वाला। तो इसको एक शब्द में बोल सकता है ज्वाइनिंग वर्ड्स और ज्वाइनिंग सेंटेंसेस। देखो लिखे हैं वर्ड्स विच आर यूज टू शो द वर्ड्स विच आर यूज टू ज्वाइन द वर्ड्स और सेंटेंसेस आर कॉल्ड द कंजक्शन। में नीचे वाला बोलने लगे थे। ज्वाइनिंग वर्ड्स याद रखना, ज्वाइनिंग वर्ड्स, जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? कंजक्शन। या वाक्य को जोड़ने वाले भी क्या कहलाएंगे? कंजक्शन। दोनों लिखा हुआ है। वर्ड्स विच आर यूज टू ज्वाइन द वर्ड्स और सेंटेंसेस आर कॉल्ड द कंजक्शन, कंजक्शंस, ठीक है। शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द संयोजक अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय बता चुके हैं, अव्यय का मतलब क्या होता है? शब्द, ठीक है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मतलब होता है कि जब अचानक तुम्हारे मुंह से कुछ निकल जाए, ठीक है ना। हम भीड़ भाड़ में चल रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, किसी को ठोकर लग गया तो मुंह से निकल गया, है ना। किसी का पैर दाब दिया,
ठीक है ना। अब बोल दे सॉरी, समझ में आ रही है ना। किसी के यहाँ कोई घटना घट गई, ओह अफसोस कर रहा है। अब क्रिकेट खेलते खेलते छक्का लग गया, अब मुंह से कुछ निकल गया, समझ रहा है ना। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ऐसी स्थिति जो अचानक तुम्हारे मुंह से निकल जाए, वो स्थिति क्या हो सकती है? खुशी की भी हो सकती है, दुख का भी हो सकता है, शोक का भी हो सकता है, आश्चर्य का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या कहता है? वर्ड्स विच आर यूज टू शो द सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, अर्थात वैसे शब्द जिसका प्रयोग विस्मय सूचक खुशी, सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सौरो दुख और सरप्राइज या आश्चर्य का बोध कराए, वे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। हम एग्जाम्पल पहले बता दिए, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारा तुमको समझ में आ गया होगा। तो तुम इसको जो है अगर नहीं लिख पाए हो तो यहाँ से लिख लेना, और जो भी हमारे बाहर से सुनने वाले, समझने वाले और पढ़ने वाले छात्र हैं, आप क्या कीजिए, इसका नोट्स बना लीजिएगा। वैसे आपका रहेगा PDF सर नहीं देते हैं, तो कुछ दिन के बाद सभी जितने भी अभी तक पढ़ा है 13-14 वीडियो, उसमें हम आपको PDF भी लगा देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे कर लेते हैं। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। हो सकता है कहीं त्रुटि रह गया हो। पिछले वीडियो हम चर्चा भी किए थे कि वीडियो 9 पर टुमारो की जगह एस्टरडे लिखा गया था। बड़ा ही अफसोस लगा जब हम बाद में देखे, बोलने के क्रम में, लिखने क्रम में उसको देख नहीं पाए और वहाँ पर गलती रह गया। तो हम वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिए हैं, कमेंट में लिख दिए हैं कि वहाँ पर गलती हो गई थी, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी तरह से आप सभी इसको थोड़ा सा कंठाग्र कर लीजिए, इसको स्पोकन इंग्लिश में पूछिए, बोलिए, और जितने भी हम क्यों लगा करके प्रश्न किए हैं अभी तक, वो सारे प्रश्न आपको आपके जुबान पर लाना है, तभी आप स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं। और स्पोकन इंग्लिश का मतलब ही है कि आपको जिस प्रकार आप हिंदी बोलते हैं उस प्रकार इंग्लिश भी आपकी जुबान से जब आने लगेगी तो इंग्लिश धीरे 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 इतनी हल्की हो जाएगी कि आपको दूसरे विषय से ज़्यादा मज़ा इंग्लिश में ही आने वाला है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और सभी बच्चे जो हैं कम से कम लाइक पर ज़रूर एक बार क्लिक कीजिए, क्योंकि इससे आपका चैनल जल्दी ग्रोथ होगा। और धीरे धीरे बहुत साल के बाद, लगभग 2-2.5 साल के बाद हम लगातार वीडियो इस पर डाल रहे हैं। मेरा कब का मोनेटाइज हो जाता, ठीक है ना, फिर से मेरा 0 से चल रहा है, ठीक है। और हमको उम्मीद है कि अगर आपका बैच कंटिन्यू रहा तो जल्दी जल्दी हम लोग मोनेटाइज पर पहुंच जाएंगे। कमेंट भी आप डाल सकते हैं, और लाइक जो है आप उसको भी हिट कीजिए, क्योंकि आपका चैनल है, आपकी पहचान हमारे चैनल से होने वाली है, सारे बच्चे की, ठीक है ना। तो इसको प्रमोट कीजिए, खुद आगे बढ़िए और औरों को भी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।